हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमल यादव और स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं गति और गतियों के प्रकार पर जो लास्ट क्लास बची है क्वेश्चंस की, वो आज हम करने वाले हैं। देखो, गति तथा गतियों के प्रकार पर 2 क्लासें हम कर चुके हैं पहले भी। कुछ क्वेश्चन और भी थे जो शायद आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए एक क्लास और लेके आया हूं मैं। आप लोगों को जो है ये जो तीनों क्लासें हैं इनके क्वेश्चन जो है वो उनकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है कि घड़ी के पेंडुलम की सुई। ध्यान रखना, ये घड़ी और पेंडुलम पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूं इसके लिए। तो क्वेश्चन क्या है कि घड़ी तथा पेंडुलम की सुई के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। बच्चों एक इस चीज का ध्यान रखा करो कि असत्य कथन पूछा है या सत्य कथन, क्योंकि इस चीज को लेकर कई बार गलतियां हो जाती है। तो क्वेश्चन है कि घड़ी और पेंडुलम की सुई के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा है। तो देखो बच्चों यहां पर क्या पूछा है, एक तो पेंडुलम व सुई दोनों आवर्त गतियां करते हैं। तो आवर्त गति की परिभाषा आप लोगों को पता है, बेसिक परिभाषा क्या कि आवर्त गति क्या होती है। आवर्त गति में 2 बातें आप लोगों को विशेष ध्यान रखनी है। किसमें? आवर्त गति जो होती है उसमें 2 बातें विशेष ध्यान रखनी है। एक तो पथ का दोहराव होता है, पथ का दोहराव। दोहराव का मतलब क्या है? पथ जो है वो दोहराया जाता है। और आवर्तकाल निश्चित होता है। आवर्तकाल क्या होता है? निश्चित। मतलब जिस समय में पथ दोहराया जाएगा वो पथ जो है, वो समय जो है वो निश्चित होता है। ध्यान रखना, आवर्तकाल का मतलब होता है जितने समय में पथ दोहराया जाता है, जितने समय में पिंड अपना एक चक्कर पूरा करता है उसको, तो वो एक चक्कर पूरा करने का समय निश्चित होता है। तो आप लोगों को पता है पेंडुलम जो है, जो इस तरीके से चक्कर काटता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है वो इस तरीके से गति करता है, इस तरीके से गति करता है, तो वो इधर जाके और वापस से आने में उतना ही समय लेगा जितना अगले चक्कर में उसने लिया है। तो आवर्तकाल भी निश्चित है, उसका पथ भी निश्चित है, यानी उसकी आवर्त गति है। और घड़ी की सुई भी ऐसे ही गति करती है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। हमें पूछा है असत्य, असत्य कथन ढूंढना है इसमें। देखो अगला, पेंडुलम दोलन गति करता है जबकि सुई कैसी गति करती है? वृत्ताकार गति। बिल्कुल सही है, पेंडुलम दोलन गति। अब देखो दोलन गति के लिए क्या है बच्चों, दोलन गति के लिए क्या है, ये 2 कंडीशन तो लगेगी ही लगेगी। दोलन में एक स्थिति और आ जाती है, क्या कि इसमें एक और क्या होती है? माध्य स्थिति होती है। क्या होती है? माध्य स्थिति। ठीक है, देखो आवर्तकाल में ये 2 कंडीशन है, ध्यान रखना। दोलन में ये 2 कंडीशन तो है ही है, इसके साथ साथ ये वाली स्थिति और होती है। और आप लोग देखोगे कि घड़ी के पेंडुलम में एक माध्य स्थिति होती है जिसके इर्द गिर्द, मतलब बीच वाली स्थिति ये माध्य स्थिति है, इसके इधर गति करता है, इधर गति करता है। ठीक है, तो माध्य स्थिति होती है, सही बात है। जबकि सुई कैसी गति करती है? वृत्ताकार गति करती है, ये भी पॉइंट भी सही है। अगला देखो, पेंडुलम व सुई दोनों की गति में माध्य स्थिति होती है, दोनों की गति में नहीं होती। अभी मैंने बताया माध्य स्थिति जो है वो केवल पेंडुलम में होती है। घड़ी की जो वृत्ताकार सुई है उसमें माध्य स्थिति नहीं होती। माध्य स्थिति का पहचानने का तरीका क्या है कि गति उसके इर्द गिर्द कभी इधर होगी कभी इधर होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लो एक गिटार का तार समझो, ऐसे गिटार का तार है, उसको खींच के अपन छोड़ते हैं तो वो कंपन करता है इस तरीके से कंपन करेगा, तो उसमें भी बीच में क्या है? माध्य स्थिति। मतलब ऐसे समझो कि अगर मान लो दोलन गति रुक जाए, पिंड की दोलन गति रुक जाए, तो पिंड अंत में उसी माध्य स्थिति में आके रुकता है। ये माध्य स्थिति पहचानने का तरीका है। जैसे मान लो घड़ी बंद पड़ गई तो जो पेंडुलम है वो आके कहाँ रुकेगा? वो हमेशा माध्य स्थिति में आके रुकेगा। जैसे किसी तार में कंपन हो रहा है, अगर उसका कंपन बंद हो जाएगा तो तार अंतिम स्थिति में जहां आके रुकेगा वो माध्य स्थिति है। आए समझ में? तो पेंडुलम में माध्य स्थिति होती है, बल्कि सुई में नहीं होती। तो ये वाला कथन जो है वो असत्य है, इसलिए ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला कथन भी देख लो, पेंडुलम व सुई दोनों समतलीय, एक ही तल में गति करते हैं, दोनों की समतलीय गति होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? इसका ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखो बच्चों, मैं पहले भी कह चुका हूं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत सोच समझ के, बहुत
टाइम लगा के बनाया है मैंने, जो आप लोगों की एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आप लोगों की कॉन्सेप्ट बेस पर है कि आप लोगों ने रटा है या कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो आप लोग बिल्कुल बहुत आसानी से इनको हल कर लोगे और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो कि किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक, कोई पिंड है मान लो छत से अपन ने गिराया, स्वतंत्रता पूर्वक मतलब उसको फेंका नहीं है अपन ने, उसको बस मुक्त छोड़ा है। ठीक है, जैसे ये पेन है, इसको इस तरीके से छोड़ा मैंने, तो ये स्वतंत्रता पूर्वक गिराना हो गया। तो गिराने पर पिंड की गति के संदर्भ में असत्य कथन कैसा है, असत्य कथन कौन सा है उसकी संबंध में। तो देखो, पिंड एक विमीय गति करता है। पिंड कैसी गति करता है, पिंड जो है वो एक विमीय गति करता है। पिंड एक विमीय गति करता है। एक विमीय का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा में गति। तो आप लोग सोचो, छत से अगर एक पत्थर को गिराओगे तो पत्थर कैसी गति करेगा, एकदम सीधी रेखा में गति करेगा, एक विमीय गति। तो ये ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट, पिंड त्वरित गति करता है। त्वरित गति का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया, जब गतियों के प्रकार पढ़े थे तब भी समझाया था, फिर बता रहा हूं। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर पिंड को, किसी पत्थर को गिराया जाए तो पिंड का वेग लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, धरातल पर पहुंचते पहुंचते उसका वेग बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो पिंड लगातार बढ़ते हुए वेग के साथ गति करता है, यानी त्वरित गति करता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। पिंड पर बल गति की दिशा में लगता है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे मान लो ये धरातल है और यहां से एक पिंड नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी तो इसी तरफ है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो भी तो नीचे की ओर है। इसका मतलब जिधर गुरुत्वाकर्षण बल उसी तरफ गति हो रही है, गति की दिशा उसी तरफ है। तो इसका मतलब दोनों समान दिशा में ही है। पिंड का वेग, वेग नियत नहीं होता। अगर वेग नियत होता तो जिस समय अपन ने पिंड को छोड़ा है उस समय वेग जीरो, ठीक है, तो वो तो हमेशा ही जीरो रहना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, वेग तो लगातार बढ़ता है। तो असत्य कथन इसका द हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब जब मैं क्वेश्चन देता हूं तो हो सके तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, उसका आंसर देने की कोशिश करो। फिर क्वेश्चन को तो मैं समझा के बता रहा हूं, आप लोगों के कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो बच्चों, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि क्वेश्चन ऐसा का ऐसा नहीं, तो इस क्वेश्चन के बारे में जो मैं समझा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सुनना चाहिए। केवल क्वेश्चन की हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, आप इसके लिए जो मैं समझा रहा हूं वो भी सुनो, तो आप लोगों के कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो डाउट है वो क्लियर हो ही जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि आवर्त गति के संबंध में, किसके संबंध में, देखो अभी मैंने आवर्त गति के बारे में आप लोग कंडीशन बताई थी। आवर्त गति के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। ठीक है, आवर्त गति के संदर्भ में वस्तु गति के पथ को दोहराती है, सही है। अभी मैंने बताया था, दो कंडीशन बताई थी। आवर्तकाल निश्चित होता है, ये भी सही है। ठीक है, अपना पहला ही क्वेश्चन था इसी पर। आवश्यक रूप से माध्य स्थिति होती है, ध्यान रखना, आवर्त गति में आवश्यक रूप से माध्य स्थिति नहीं होती है, आया समझ में। यह भी ध्यान रखना, दोलन गति भी एक प्रकार की आवर्त गति है। दोलन गति भी क्या है, एक प्रकार की आवर्त गति है। मतलब जैसे घड़ी का पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम जो है वो पेंडुलम दोलन गति करता है। अब दोलन गति अगर वो करता है तो उसकी गति को अपन आवर्त गति भी कह सकते हैं, क्योंकि आवर्त गति के लिए दो कंडीशन तो वो पूरी कर रहा है। कौन सी दो कंडीशन, देखो ये देखो, आवर्त दोलन गति में ये तीनों स्थितियां आती है। आवर्त गति होती है बच्चों, उसमें ये तीनों स्थितियां आती है आवर्त गति में, सॉरी ये दोलन गति में तीनों स्थितियां आती है, बल्कि आवर्त गति में दोनों स्थितियां आती है। तो दोलन गति की में ये दो कंडीशन तो आ ही रही है जो आवर्त गति के लिए भी है, यानी दोलन गति एक प्रकार की आवर्त गति है, लेकिन सभी आवर्त गतियां जो होती है वो दोलन गतियां नहीं होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन देखो कि वृत्ताकार गति के, कहाँ गया, आवर्त गति के संदर्भ में असत्य कथन है। तो असत्य कथन की स्थिति में देखो, आवश्यक रूप से माध्य स्थिति नहीं होती है। आवर्त गति में आवश्यक रूप से, जैसे पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, आवर्त गति एक प्रकार की, निश्चित समय अंतराल में वृत्ताकार गति कर रहा है, आवर्त गति है। आवर्त गति है तो उसमें माध्य स्थिति नहीं है, तो अपना असत्य कथन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वृत्ताकार गति के संबंध में असत्य कथन। देखो मैं ये सारे असत्य कथन वाले इसलिए लेके आया हूं क्योंकि इसमें डेटा ज्यादा होता है, मतलब समझाने की तरीके ज्यादा होता है, केवल एक आंसर नहीं होता, आंसर के पीछे की पूरी स्टोरी होती है इसमें, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सत्य वाले कथन लेके आया हूं। देखो,
वृत्ताकार गति के संदर्भ में असत्य कथन है। वृत्ताकार गति के संदर्भ में क्या कि सदैव अभिकेंद्रीय बल उपस्थित होता है। वृत्ताकार गति में बिल्कुल मैंने आप लोगों को समझाया था कि पिंड वृत्ताकार गति तभी करेगा जब केंद्र की ओर कोई बल लगेगा। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है बच्चों कि मान लो कि ये परमाणु का नाभिक है और इसके चारों ओर जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों ओर गति कर रहा है। अब नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है माइनस का आवेश, प्रोटॉन है प्लस का, तो ये प्रोटॉन जो है नाभिक के वो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ आकर्षित करेंगे। तो ये बल जो है वो हमेशा किधर रहेगा, केंद्र की ओर, यानी अभिकेंद्रीय बल हमेशा रहता है। एक प्रकार की दोलनी गति है, ये एक प्रकार की दोलनी गति नहीं है। दोलनी गति में ध्यान रखना माध्य स्थिति होती है और इस वृत्ताकार गति में कोई माध्य स्थिति, आप लोग इसको मत समझना कि सर ये केंद्र है ना, ये गति का केंद्र है, माध्य स्थिति नहीं है। माध्य स्थिति वो होती है जिसके इर्द गिर्द इधर उधर गति होती है, आया समझ में। तो ये एक प्रकार की दोलनी गति नहीं है, असत्य कथन है ये। एक प्रकार की आवर्त गति में आ सकता है, ठीक है। और समतलीय गति है, समतल में भी गति हो रही है। जैसे ये आप लोगों के बोर्ड के तल में दिख रही होगी गति, तो समतल में भी गति है। तो इसका जो असत्य कथन है वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये 22 का असत्य कथन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो अगला क्वेश्चन और है कि दोलन गति के संदर्भ में असत्य कथन क्या है। किसके संदर्भ में इस बार, दोलन गति के संदर्भ में, ठीक है। दोलन गति मैंने अच्छे से बता दी आप लोगों को पहले क्वेश्चन में। गति में उपस्थित प्रत्यानयन बल माध्य स्थिति की ओर होता है। अब मैं आप लोगों को ये समझा दूं कि ये प्रत्यानयन बल क्या है। बलों में भी अपन ने पढ़ा है वैसे, फिर भी बता दूं। देखो बच्चों, प्रत्यानयन बल क्या होता है कि एक ऐसा बल जो वस्तु को अपनी माध्य स्थिति में वापस से लेके आता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। कोई भी पिंड पर लगने वाला ऐसा बल जो उस वस्तु को क्या ले आए, माध्य स्थिति में ले आए, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। देखो जैसे मान लो एक ये पेंडुलम है, ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी माध्य स्थिति। अब हमने क्या किया, इसको, ये तो माध्य स्थिति है, अब इसको क्या किया, इस जगह से यहां तक इसको विस्थापित किया, ठीक है, इस तरफ खींचा हमने, इस तरफ खींच के और इसको छोड़ा, तो ये वापस से क्यों आया, यहां पर क्यों आया, अपने प्रत्यानयन बल के कारण। और ये प्रत्यानयन बल इसको गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो वह बल जो पिंड को क्या करे, माध्य स्थिति की ओर लेके आए, किधर लेके आए, माध्य स्थिति की ओर जो बल लेके आएगा उसी बल को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं, ध्यान रखना। तो गति में उपस्थित प्रत्यानयन बल हमेशा माध्य स्थिति की ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, गति माध्यावस्था के इर्द गिर्द, ये जैसे माध्य स्थिति है तो पिंड, ये वाला पिंड जो है वो इस तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरफ ऐसे ऐसे गति करेगा, तो यानी इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति हो रही है, आया समझ में। तो ये ऑप्शन भी सही है। प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है, ये भी ध्यान रखना, विस्थापन के विपरीत दिशा में कैसे, जैसे मान लो ये पिंड इस माध्य स्थिति से इस तरफ गया, ठीक है, इस तरफ गया है यहां तक, लेकिन इस पर प्रत्यानयन बल तो किधर लग रहा है, प्रत्यानयन बल तो किधर लग रहा है, माध्य स्थिति की ओर लग रहा है। तो विस्थापन और प्रत्यानयन बल दोनों विपरीत दिशाओं में होते हैं, ये कथन भी सही है। तो इसके सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। इसमें कोई असत्य कथन नहीं है, ध्यान रखना, इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है, सारे कथन क्या है इसके सही है, आया समझ में इतना। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या है कि किसी चलती हुई बस से उतरने वाला व्यक्ति, कोई बस मान लो चल रही है और चलती हुई बस से उतरने वाला कोई व्यक्ति है, तो देखो बस की गति की दिशा में गिरता है। सिंपल आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों ने कभी अनुभव भी किया होगा कि जैसे मान लो कि कोई बस चल रही है या कोई वाहन चल रहा है और उसमें अपन उतरने की कोशिश करते हैं तो अपन गिर जाते हैं, ठीक है, गिर के आगे की ओर गिरते हैं। या आप लोगों ने कंडक्टर से सुना होगा कि आगे मुंह करके उतरो, ऐसे चलती हुई बस में अगर कोई उतरता है तो उसे कहते हैं आगे मुंह करके उतरो, उससे गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये आप लोगों ने फेस किया होगा या सुना जरूर होगा। तो आगे की दिशा में गिरता है, तो उदाहरण, यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है, देखो गति का द्वितीय नियम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। द्वितीय नियम क्या करता है, केवल बल को परिभाषित करता है, F बराबर ma,
द्वितीय नियम है, यहां से कुछ नहीं। गति का तृतीय नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो वो भी इसके लिए नहीं है। विराम का जड़त्व मतलब कोई पिंड अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, और यहाँ तो बस चल रही है तो विराम का तो जड़त्व हो नहीं सकता। गति का जड़त्व इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? गति का जड़त्व क्या है? अगर वस्तु गति कर रही है तो वो गति करती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। जैसे मान लो अपन बस में खड़े हैं, तो गति का जड़त्व ये कहता है कि अगर बस चल रही है, हम भी बस के साथ चल रहे हैं, अगर हमारी गति हो रही है तो हम लगातार गति करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही बस से उतरते हैं, अपन पैर जमीन पर रखते हैं, तो अपना पूरा शरीर तो बस की दिशा में गति कर रहा है, लेकिन जैसे ही पैर जमीन के संपर्क में आएगा तो पैर रुक जाएगा, क्योंकि धरती रुकी हुई है, जमीन रुकी हुई है, धरातल रुका हुआ है, तो पैर भी रुक जाएगा। अब पैर तो रुक गया, लेकिन अपना शरीर, पैर के ऊपर का जो भाग है वो आगे की ओर गति कर रहा है बस की दिशा में। इसलिए जैसे ही पैर रखेंगे अपना शरीर आगे की ओर होगा और अपन गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? द गति का जड़त्व। ठीक है, ऐसे देखो एक क्वेश्चन और है जो आप लोगों की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि किस प्रकरण में पिंड पर कार्य बल शून्य नहीं होता। मतलब इनमें से कौन सा प्रकरण है जिस पर कार्यरत बल शून्य नहीं होता। देखो बच्चों, जब मैंने गति के नियम पढ़ाए थे उस समय भी मैंने आप लोगों को ये समझाया था। ठीक है, जो गति का प्रथम नियम है वो कब लगता है? जब बल क्या हो? या तो जीरो हो, या क्या हो, या बल अनुपस्थित हो। इस कंडीशन में लगता है, या बल क्या हो? अनुपस्थित। तो दोनों स्थितियां ध्यान रखना, बल या तो जीरो हो या अनुपस्थित हो। और ऐसी स्थिति होती है तब क्या होता है? तब ध्यान रखना, अगर मान लो बल अनुपस्थित हो या बल जो है जीरो हो तो पिंड नियत वेग से गति करता है। कैसे वेग से? नियत वेग से गति करता है। ठीक है, या तो पिंड स्थिर रहेगा या स्थिर रहता है। ये दोनों कंडीशन ध्यान रखना। अगर बल अनुपस्थित है या बल जीरो है तो पिंड या तो नियत वेग से, नियत वेग का मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या पिंड क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। रुका हुआ है तो रुका हुआ, वही जड़त्व का नियम लागू होगा। तो देखो, अगर कोई पिंड पर बल जीरो है, यानी ये वाली कंडीशन हो गई, तो जड़त्व का नियम लगेगा उस पर। और जड़त्व का नियम क्या कहता है कि स्थिर है तो स्थिर, गतिमान है तो गतिमान। पिंड नियत चाल से गिर रही वर्षा की बूंद। देखो नियत चाल आ गई, यानी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, ये वाली कंडीशन लग रही है, यानी सही कथन है। ठीक है, और इस पर बल क्या है? जीरो है। जल के पृष्ठ पर तैरता कोई पिंड जो है वो जल के पृष्ठ पर है, मतलब न तो वो नीचे जा रहा है, डूब रहा है, न ऊपर की ओर बल लग रहा है। ठीक है, नियत वेग से गति कर रहा है, तो नियत वेग की स्थिति आ गई। ठीक है, तो ये कथन भी सही है कि इस पर भी बल जीरो ही होगा। खुरदरी सड़क पर नियत चाल, देखो फिर से नियत चाल की बात कर रहे तो बल जीरो होगा ही होगा। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना कि कुल बल की बात है। ये जो F है वो क्या है? कुल बल। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि पिंड पर बल नहीं लग रहे या पिंड पर कुल बल जीरो नहीं है, फिर भी पिंड नियत वेग से गति कर रहा है। ऐसा कभी लग सकता है, जैसे आप लोग साइकिल चला रहे हो तो आप लोग कह रहे हो कि पैडल से मैं तो लगातार पैडल मार रहा हूँ और साइकिल को नियत वेग से भी चला रहा हूँ। तो ये कंडीशन अलग है। आप लोगों को अगर इस चीज को समझना है तो मैंने गति के नियमों में अच्छे से समझाया है इसको। ठीक है, गति के नियमों में अच्छे से समझाया। आप लोग एक बार जो अपने साइंस की क्लास है उसकी प्लेलिस्ट खोल के देखना, उसमें आप लोगों को ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद। अब आप लोग सोचो, अगर गेंद को मैं ऊपर की ओर फेंकूं
ऊपर की ओर फेंकूं तो गेंद क्या नियत वेग से गति करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। उसका जैसे गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो गेंद ऊपर जाएगी तो स्लो होती जाएगी और जीरो वेग होके फिर वापस आके गिरेगी। यानी उसका वेग में परिवर्तन होता जा रहा है, और वेग में परिवर्तन हो रहा है यानी जरूर उस पर बल लग रहा है, और उस पर बल लग भी रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है यानी इस पर बल शून्य नहीं है। किस पर? गेंद पर बल शून्य नहीं है। अब आप लोग कहोगे कि सर वर्षा की बूंद पर बल कैसे जीरो है? क्योंकि उस पर तो गुरुत्वाकर्षण बल भी तो लग रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना, वर्षा की बूंद होती है छोटी, बिल्कुल इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे की ओर mg, लेकिन इस पर जो वायु है, वायु का घर्षण बल भी लगता है ऊपर की ओर, ठीक है, जिसे श्यानकर्षण बल कहते हैं, और उत्प्लावन बल भी लगता है। तो उसके कारण ये ऊपर की ओर लगने वाला बल F और ये mg बराबर हो जाते हैं, जिससे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और कुल बल क्या हो जाता है इस पर? जीरो। इसलिए ध्यान रखना, जब भी बारिश होती है तो देखना बारिश की सारी बूंदें नियत वेग से, समान वेग से आके गिरती है। उसका कारण यही है। ठीक है, ऐसे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि दीवार पर चलती हुई चींटी की गति निम्न में से है। मतलब मान लो एक दीवार पर कोई चींटी चल रही है, कोई भी कीड़ा चल रहा है, तो उसकी गति कैसी है इनमें से? क्या वो दोलन गति है, अपने पथ को बार बार दोहराती है? क्या नहीं दोहराती? अगर दोहराती भी है तो कोई समांतराल उसका निश्चित नहीं होता, कोई पथ निश्चित नहीं होता, तो दोलन गति नहीं है उसकी। एक विमीय गति, एक विमीय गति का मतलब एक सीधी रेखा में गति। और ध्यान रखना, कभी भी चींटी जो है अगर दीवार पर चलेगी तो सीधी रेखा में नहीं चलेगी, वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर इस तरफ चलेगी, इस तरीके से चलेगी, तो एक विमीय गति भी नहीं होती। द्विविमीय गति मतलब एक तल पर गति, और दीवार तो एक तल है, समतल है दीवार। दीवार अगर समतल है तो दीवार पर उसकी गति कैसी होगी? द्विविमीय गति हो जाएगी। त्रिविमीय गति नहीं हो सकता। त्रिविमीय गति किसकी होती है? जैसे मक्खी उड़ती है, मक्खी ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं पे भी गति कर सकती है, तो मक्खी की गति त्रिविमीय होती है। चींटी की दीवार पर गति द्विविमीय है। अच्छा, चींटी अगर मान लो एक धागे पर गति करिए, एक धागा बंधा हुआ है और धागे पर गति करिए, तो अब धागे पर तो उसको ऐसे सीधा ही चलना पड़ेगा, इधर इधर नहीं मुड़ सकती, ऐसा समझे? तो उस कंडीशन में वो गति कैसी हो जाएगी? एक विमीय। अगर चींटी धागे पर चल रही है तो सीधी रेखा में चलना पड़ेगा उसे, एक विमीय गति। सतह पर चल रही है, दीवार पर चल रही है तो किधर भी चल सकती है, द्विविमीय गति। ठीक है, अब मक्खी जो है वो दाएं बाएं ऊपर नीचे इसके अलावा बाहर मतलब खाली जगह में भी गति कर सकती है, तो त्रिविमीय गति। तो इसका ऑप्शन तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? द्विविमीय गति या समतलीय गति भी अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किसी व्यक्ति द्वारा गेंद को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकने पर वह कौन सी गति करता है? ध्यान रखना, कोई व्यक्ति है वो गेंद को क्या कर रहा है? क्षैतिज से किसी कोण पर। देखो मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखो जैसे मान लो ये धरातल है, ठीक है, और ये कोई गेंद है। कोई व्यक्ति क्या करता है, इस गेंद को धरातल से किसी कोण पर फेंकता है इस तरफ। ये कोई कोण मान लो थीटा। तो पिंड कैसे गति करेगा? पिंड जो है वो इस तरीके से ऐसे गति करके और इस तरीके से आके गिरेगा। ऐसा समझ में? जैसे आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा या फिर आप लोगों ने खेला होगा, गेंद को फेंका होगा, तब भी आप लोगों ने ये स्थिति चेक की होगी। अगर नहीं है तो आप लोग ट्राई करके देख लो, उसमें क्या है, एक गेंद लो और फेंक के देखो, कोई पत्थर लो फेंक के देख लो, ठीक है। तो इस गति के संदर्भ में निम्न में से मतलब ये देखना है कि ये गेंद जो है कौन सी गति करती है, गेंद कौन सी गति करती है, ये हमें देखना है। तो देखो, क्या गेंद आवर्त गति करती है? मैंने समझाया आवर्त में गति का पथ दोहराया जाता है, तो क्या गेंद इस पथ को दोहराएगी? बिल्कुल भी नहीं दोहराएगी, नहीं, आवर्त गति नहीं होती है। वृत्ताकार गति, क्या ये वृत्ताकार गति है? ध्यान रखना, ये पथ जो है वो वृत्ताकार नहीं है। अब ये कहोगे कि सर वृत्त में तो पूरा, वृत्त का अंश भी नहीं है। मतलब जैसे मान लो ये वृत्त है तो इसका इतना भाग भी नहीं है, ठीक है। ये मान लो कि जैसे मैं बात कर रहा हूं इस वाले भाग की, कि ये वाला भाग भी नहीं है ये, ठीक है, इतना सा भाग भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी गति का अगर आप लोग समीकरण देखोगे तो वो वृत्त का समीकरण नहीं आता है। ये आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, एक टॉपिक है प्रक्षेप्य। क्या पढ़ा होगा? प्रक्षेप्य। तो ये जो गति है वो प्रक्षेप्य की गति होती है, और प्रक्षेप्य की गति ध्यान रखना, प्रक्षेप्य की गति ध्यान रखना कभी भी वृत्ताकार नहीं होती है। ये विशेष ध्यान रखना, प्रक्षेप्य का पथ, ये पथ जो है प्रक्षेप्य का है और ये वृत्ताकार नहीं होता है,
ठीक है। यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति मतलब कहीं पे भी किधर भी जा सकती है क्या? नहीं, ये एक निश्चित गति करेगी, निश्चित दिशा में गति करेगी। समतल में गति, बिल्कुल समतल में गति होती है। ये पिंड जो है वो जैसे ये बोर्ड पर मैंने बताया उसी तरीके से गति करेगी, मतलब अगर गेंद को फेंकेंगे तो वो इस तरीके से गति करेगी। ऐसे नहीं होगा कि हवा में स्विंग हो जाए, स्विंग वाली स्थिति इसमें नहीं है। तो समतल में गति इसका ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अब पथ की बात करें कि सर वृत्ताकार पथ नहीं होता तो कैसा होता है, तो ध्यान रखना इसका पथ परवलयाकार होता है। ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे बच्चों कि पथ कैसा होता है? पथ इधर लिख देता हूं, परवलयाकार। ध्यान रखना, वृत्ताकार नहीं होता है। कैसा पथ होता है? प्रक्षेप्य का पथ हमेशा परवलयाकार होता है। ध्यान रहेगा इतना। एक और क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गति आवर्ती गति नहीं है? निम्न में से कौन सी गति आवर्ती गति नहीं? चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने हर एक क्लास में एक एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, आप लोग इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे दूंगा। वैसे जो भी है कि निम्न में से कौन सी गति, देखो आवर्त गति के बारे में मैंने 2-3 क्वेश्चन ले आया हूं, मैं समझ में आ गई होगी आवर्त गति। तो इनमें से कौन सी गति आवर्त गति नहीं है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बच्चों, ये आज की अपनी क्लास थी। आप लोगों को अगर मान लो ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कैसे करोगे? लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऐसे नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पे सिंपल सा सर्च कर लेना आधार स्टडी, ठीक है। क्या सर्च कर लोगे? आधार, डबल ए आता है, आधार स्टडी सर्च कर लेना, आप लोगों को ये लोगो दिख जाएगा, ठीक है। वो अपना चैनल है। तो ये तो हो गई किसकी बात? पीडीएफ की बात। और अपने जो गति के संबंध में है वो लगभग क्लासें हो गई है, मतलब गति क्या है, गति की क्लासें हो गई थी, उस पर मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को बना दिए हैं। अब बच्चों, अपनी जो आगे की क्लास आएगी वो आगे की क्लास कार्य से, या देखूंगा कि ऊर्जा या कार्य से संबंध में कोई क्लास करेंगे अपन, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो नए सिलेबस का टॉपिक है, नए सिलेबस का टॉपिक है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे बताना, जिससे मैं और क्वेश्चन आप लोगों को बना के अपलोड कर दूंगा, जो आप लोगों की एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।